रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा संदेश, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर हमला, खड़गे और प्रियंका के दौरे पर बोले भट्ट, कांग्रेस के दिग्गजों के दौर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस का चुनावी अभियान तेज, उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 8 अगस्त को हल्द्वानी में खड़गे की जनसभा। बक्सर में एसआईआर का कार्य अब अंतिम चरण में, एसआईआर का काम करीब 90% तक पूरा। 13 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का वक्त। डीएम नितिका खंडेलवाल की सख्त तेवर, बैठक में अधिकारियों को डीएम ने दी नसीहत। निर्माण पूरा होने पर शिलापट लगाना जरूरी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे मुख्य खबर से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की विपक्ष से अपील सामने आई है। गंभीर, व्यापक और सार्थक विमर्श का आग्रह किया गया। ओम बिरला के आग्रह के बाद विपक्ष का गतिरोध खत्म हुआ है। कल लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा हुई और हंगामा देखने को मिला। स्पीकर की अपील पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है और विपक्ष का ये मानना है कि अब चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ स्टैंड जो है वो लगातार बरकरार रहेंगे। आज लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। कल ये पेश किया, लेकिन कई बार कोशिशों के बाद भी चर्चा नहीं हो पाई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की है और कहा कि आप इन गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा कीजिए और अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तो संसद की मर्यादा, संसद का अनुशासन जो है वो सीमाओं में नहीं रहेगा, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। वारदात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में शनिवार देर रात एक युवती के कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। भूरा रानी गेट के पास बाइक सवार 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया और जबरन अपने कब्जे में ले लिया। बाद में उससे बलात्कार किया गया। वारदात को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। देखिए, भाजपा राज में तमाम बलात्कारों की बाढ़ सी आई हुई है और मैं समझता हूँ जितने महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड तो सबसे आगे है। अंकिता भंडारी के मामले में तो वीआईपी पता होते हुए भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तमाम घटनाएं जो हो रही हैं बलात्कार की, उसमें उत्तराखंड जो है वो सबसे नंबर 1 चल रहा है। और अब रुद्रपुर में जो बलात्कार की घटना हुई है वो हम सबका सर शर्म से झुक रहा है कि भाजपा राज में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और भाजपा सरकार की जो पुलिस है वो इन तमाम घटनाक्रम में उसका इकबाल नहीं है, इसीलिए तमाम ये घटनाएं हो रही। बीजेपी ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और राज्य सरकार दोषियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। पार्टी का कहना है कि पुलिस को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है। अपराधी चाहे कोई भी हो, जिसने अपराध किया है उसको जेल में डालने का काम किया गया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हर मामले में राजनीति करने की उनकी आदत हो गई है और कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से अपराधी निरंकुश होकर घूमते थे, उन पर कोई अंकुश नहीं होता था और अपराधी अपराध करके खुलेआम अपराध करके चले जाते थे, उनके खिलाफ
मामले भी दर्ज नहीं किए जाते थे। ये कांग्रेस शासन काल में होता था, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में अपराधी चाहे कोई भी रहा हो, उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं गया है। लड़की और उसके साथियों के अपहरण के बाद रास्ते में धक्का मुक्की के दौरान एक युवती और एक युवक वहां से निकलने में सफल रहे, जबकि पीड़िता और उसके एक दोस्त को आरोपी अपने साथ ले गए। कुछ दूरी पर आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता को कथित रूप से एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने रात भर तलाश अभियान चलाया। रविवार सुबह पीड़िता मेट्रोपोलिस अंडरपास के पास मिली, जिसके बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर दिए गए एक बयान ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। युवाओं के लिए कथित आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर विरोध शुरू हो गया, लेकिन सवाल है कि आखिर महेंद्र भट्ट ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। बयान से मचा बवाल, सियासत में उठे सवाल। बयान से पारा हाई, महेंद्र भट्ट ने दी सफाई। देवभूमि में बढ़ी सियासी तकरार, माफी के बाद आरोपों की बौछार। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर दिए गए एक बयान ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान ने उत्तराखंड की राजनीति को इस कदर गरमा दिया है कि इस पर वाद विवाद शुरू हो गया है। अगर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर बात करें तो जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके बयान में इस्तेमाल किए गए एक शब्द ने विवाद खड़ा कर दिया। आरोप लगा कि महेंद्र भट्ट ने युवाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बयान सामने आते ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। बेरोजगार संगठन ने भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है, तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है। और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको लेने देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। बयान सामने आते ही बेरोजगार संगठन और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इस बयान की चर्चा होने लगी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये पूरा मामला महेंद्र भट्ट की सफाई तक पहुंच गया। इस बढ़ते विवाद के बीच उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। मित्रों, एक मेरे आज के एक बयान को अपोजिशन द्वारा गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया। मैंने उसमें कहा जिनको सारों को इस आंदोलन से कोई लेना नहीं था, इस प्रकार की शब्दावली मेरे द्वारा कही गई है और इसको गलत ढंग से प्रस्तुत न किया जाए। पूरा विवाद यही नहीं थमा। बेरोजगार संघ ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगी। आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्ष ने जहां इस बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी की ओर से पूरे मामले पर सफाई दी गई है। देखिए, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का कई मौके पर उजागर हुआ है। जब भाजपा के सर्वोच्च नेता भाषा की मर्यादा को बार बार तोड़ते हों और उत्तराखंड के नेता तो भाजपा के कई कदम आगे निकल जाते हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान आंदोलनकारियों को, उत्तराखंडियों को साला कह सकते हैं। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को आंदोलनकारी साले नाम की गाली का उपयोग करते हैं। तो भाषा की मर्यादा तोड़ने की भाजपा में परंपरा है। युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। बयान को लेकर विरोध तेज हुआ। राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच महेंद्र भट्ट ने सफाई देते हुए अपने शब्दों को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही और बाद में माफी भी मांग ली।
लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए फिलहाल बड़ी खबर है देहरादून से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भाजपा संघ की बैठक ली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत महामंत्री मौजूद रहे। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी। बीएल संतोष ने पार्टी की महत्वपूर्ण समन्वय और समीक्षा बैठकें की, जिनका मुख्य उद्देश्य आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक तैयारियों को मजबूत करना है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों, अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई। इसी के साथ जनता के बीच पार्टी के कार्यक्रमों को ले जाने और सरकार के कामकाज के फीडबैक पर चर्चा की गई। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न हमारे संगठन हैं, अनुषांगिक संगठन हैं और अनेकों संस्थाएं, अनेकों प्रकार के संगठन हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उनके समन्वय को लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बैठकें होती रहती हैं और 2027 का चुनाव नज़दीक है। इसको लेकर के भी आगे की क्या रणनीति हमारे पूरे पिजवार परिवार की रहेगी, क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति रहने वाली है कि हम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने। इसको लेकर के इस बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। इधर बेरीनाग में 3 प्रमुख मांगों को लेकर जन आंदोलन तेज हो गया है। व्यापार संघ, स्थानीय जनता और छात्र संघ ने शहीद स्मारक में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। महाविद्यालय मार्ग की मरम्मत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय बनाने और खेल मैदान को स्टेडियम घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बेरीनाग की क्षेत्रीय जनता 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पहली हमारी मांग है डिग्री कॉलेज रोड के सुधारीकरण के लिए, दूसरी मांग है हमारी जो हमारा CSC है इसको उप जिला अस्पताल बनाने के लिए, और तीसरी हमारी मांग है बेरीनाग महाविद्यालय का जो मैदान है इसको चौड़ीकरण करके इसको एक मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने के लिए। और ये हमारी सभी मांग है पिछले 8-10 वर्षों से लगातार है, जो सिर्फ अभी तक ज्ञापनों तक रह गई हैं। हम सभी इस कर्मिक अनशन को आगे बढ़ा के आमरण अनशन तक बैठेंगे जब तक हमारी इन मांगों को यहाँ सही तरीके से इन मांगों पर काम करके इसको शुरू नहीं किया जाता। हमारे जो जिस पर बैठे हैं तब तक हमारे कर्मिक अनशन और आगे जाकर आमरण अनशन जारी रहेगा। तो वहीं दिनेशपुर के चंदन नगर गांव में कांग्रेस की ओर से महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से 65 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें मौका दिया तो वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। को जिताना चाहते हैं, महिला टिकट का सख्त जरूरत है इस बार। किसको जिताना? नाम क्या? ममता हालदार। ममता हालदार जी। हाँ, इस बार इनको टिकट मिलना चाहिए। आपने कैसे? ये राजनीति में सबसे आगे है, कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना लीडर है, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। देखिए, हाँ, आज जो है मैंने ये चंदन नगर गाँव में जो है महिला संवाद का एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम को महिला संवाद वाला जो प्रोग्राम है वो पूरे विधानसभा में ले जाना चाहती हूँ। जब तक इलेक्शन से पहले मैं पूरे विधानसभा गदरपुर में 65 गदरपुर में मैं ले जाना चाहती हूँ इस महिला संवाद को। और आज मेरे बुलाने पे काफी संख्या में यहाँ महिला पहुंची है। देखो, आज जो है सम्मान महिला अधिकार का है, जो अधिकार महिलाओं को नहीं मिल रही है कहीं, और वो अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अगली खबर टिहरी गढ़वाल से है। डीएम नितिका खंडेलवाल जनता दरबार लगाया। बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत पुनर्वास, जल संस्थान, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग से आई। कई शिकायतों का जिलाधिकारी ने निस्तारण किया और शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए।
आज जनता दरबार में 55 शिकायतें आई हैं और अगर देखा जाए तो काफ़ी मिक्स आई हैं। एक मैं देखूंगी कि काफ़ी मतलब क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से और आर्थिक सहायता से भी काफ़ी हम लोग को प्रस्ताव मिलते रहते हैं, तो काफ़ी महिलाएं जो मैं देखती हूँ जो सिंगल मदर्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आती हैं, बिकॉज महिलाएं कुछ करना चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि उनकी कोई कोर्स हो जाए ताकि उनको रोज़गार मिल जाए, बच्चों के लिए थोड़ा सा जो उनकी जो फीस है उसमें कुछ मतलब उनको लाभ मिल जाए या माफ़ी हो जाए। तो मुझे लगता है ऐसी समस्त प्रकरण जो हैं हम लोग ले भी रहे हैं। हमारा प्रोबेशन कार्यालय भी जो है वो समय समय पर पत्रावली पुटअप भी कर रहा है और हम लोगों ने जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के अतिरिक्त भी जो हमें कुछ CSR फंडिंग मिली है उससे भी हम लोग विवेकाधीन कोष, जो एक जिलाधिकारी विवेकाधीन कोष बना हुआ है, उससे भी हम लोग बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे अच्छी बात है कि ऐसी डिमांड्स और आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार का देय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग लाभ पहुँचाएँ। गौ सम्मान अभियान के तहत जिले में गौ सम्मान आह्वान रैली और नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया। श्री गोलू देवता मंदिर चंपावत से प्रारंभ हुई यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत पहुंची। रैली के बाद अभियान के प्रतिनिधियों ने सीएम, राज्यपाल, PM, राष्ट्रपति के नाम 4 ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी को सौंपे। अभियान के तहत एकत्र किए गए 1,05,000 से अधिक जन समर्थन हस्ताक्षरों की डिजिटल स्कैन प्रतियां भी चारों स्मरण पत्रों के साथ संलग्न की गई। हर एक के लिए अलग अलग 16 GB की पेन ड्राइव तैयार की गई। गौ सेवकों ने कहा कि जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता अभियान जारी रहेगा। इस अवसर पर कथावाचक नकुल पंत, कथावाचक राजेंद्र प्रसाद, गौशाला संचालक शंकर पांडे समेत बड़ी संख्या में गौ भक्त मौजूद रहे। गौ विश्व माता, गाय विश्व की माता है और गाय के सम्मान में आज पूरे भारतवर्ष में एक संतों के द्वारा और गौ सेवकों के द्वारा और जो हमारी गौ माता है इसके सम्मान के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जिले में आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक हमारा प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें गौ माता को वेद माता या राष्ट्र माता घोषित करने का एक आह्वान चला है। अब खबर मुनीकीरेती से, जहां साइबर सेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4.3 लाख की ठगी करने वाले ठग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के सतारा से अंकुश राजेंद्र गाडगे अरेस्ट किए गए हैं। दरअसल पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। SSP श्वेता चौबे ने टीम को शाबाशी दी और इसके लिए टीम को सराहा और कहा कि अंकुश राजेंद्र गाडगे की जो गिरफ्तारी है वो बेहद ही सफलतापूर्वक हुई। मुनीकीरेती का मामला, जहां पर साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां गुप्तकाशी जागधार मोटर मार्ग से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में भारी बारिश के बीच सड़क पर डामर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। लोग पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बारिश में भीग गए आप लोग। तो वहीं मसूरी में पुलिस की सतर्कता और लगातार रात्रि गश्त ने बड़ी चोरी की वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया है। बाल रोड स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी करने घुसे 2 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 9 फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हथौड़ा बरामद हुआ है। घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी पुलिस ने सीज कर दी। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से खबर है, कांवड़ मेले से पहले पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग देखने को मिली है। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने यह बैठक ली है। इस पूरे मामले को लेकर SP जया बलूनी बनी कांवड़ मेले की नोडल अधिकारी। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाना है, जिस पर पुलिस की नजर बनी है। पड़ोसी राज्यों के कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, स्थानीय जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। मधुर व्यवहार, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण पर फोकस रहेगा। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए, यानी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पर्टिकुलरली पुलिस की पूरी निगरानी जो है वो बनी रहेगी। कावड़ जो आ रहे हैं वो भी नियमानुसार अपना कानून के तहत रह के जल लेके अपना गंतव्य गांव पहुंचे और यहाँ पे जो हमारे जो जनता है उनका भी परेशानी ना हो। तो ये हमें आज हमारे पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग करा है। जो भी तय हुई है भाई कावड़ का जो साइज है, डीजे का, साउंड का, वो सारा हम इंक्लूड करेंगे। और हमारा वो अपील भी है, जो भी कावड़ आ रहे हैं हमारे नाइबरिंग स्टेट से, उनसे अपील है कि भाई हम शांतिपूर्वक यहाँ पे जल लेके अपना मंदिर तक। सर, आज ब्रीफ किया गया है, किन बिंदुओं पर रखा गया है? यही सारा हमारा बिंदु है, सुरक्षा से रिलेटेड है, ट्रैफिक ड्राइवर्स एंड ट्रैफिक से रिलेटेड है।
देखिए, जो ये तीनों क्षेत्र हैं जिसमें ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला है, इन तीनों के समन्वय के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें कि चैनल नंबर 1 पे सभी लोग चलेंगे और जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी हम आपस में समन्वय के साथ शेयर की जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो मोबाइल के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इससे अतिरिक्त जितनी भी फोर्स हमारी लगी है, जो सेक्टर ऑफिसर्स तक है, प्रतिदिन उनकी ब्रीफिंग की जाएगी। मॉर्निंग में जो उनके ड्यूटी चार्ट है वो देखे जाएंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी जहाँ पर भी जोनल और सुपर जोनल जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर वहाँ पर ब्रीफिंग करते रहेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से नीलकंठ के लिए ड्यूटी है, नीलकंठ के लिए जाने वाले जो कांवड़िए हैं उनके जो बड़े वाहन हैं वो IDPL में पार्क किए जाएंगे। पार्किंग स्थल के लिए अलग से ड्यूटीज लगाई गई हैं। ITBP भी इसमें 2 कंपनी तैनात की गई है पूरे क्षेत्र में और इसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी लगातार विजिट्स होती रहेंगी। इधर कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन विभिन्न वर्गों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित कर रहा है। प्रेस क्लब हरिद्वार में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। DM मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने पत्रकारों से संवाद किया। कांवड़ मेला 2026 को देखते हुए प्रेस संवाद किया गया और इसमें सभी हमारे जो प्रेस के सहयोगी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी के द्वारा कांवड़ मेले को देखते हुए विभिन्न सवाल पूछे गए। उन सवालों के जवाब के साथ साथ हमने अपना जो एक्शन प्लान है जो कांवड़ मेले को देख कर बनाया है उसकी पूरी हमने प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया है। उसके साथ ही जो विभिन्न चुनौतियाँ जो इस बार हम फेस कर सकते हैं उसके बारे में क्या हमने व्यवस्था करी है, आसपास के जनपदों से क्या हमने प्लान बनाया है और साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ जो हमें सहयोग अपेक्षित है इस पूरी पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई हमारे नए रोड्स बने हैं, नए घाट्स बने हैं, उनका भी यूज़ किया जाएगा बेहतर व्यवस्था के लिए। तो इसमें 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर हैं पुलिस के बेहतर बंदोबस्त के लिए। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग देहरादून और उसके बाद मेरठ में हुई। उसमें चूँकि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दोपहिया वाहन आते हैं, तो उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो यूपी के अधिकारी हैं, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हैं जहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आती हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि वो अपने लोकल SHO लेवल पर जिन विलेजेस से आते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उनको बताएंगे कि विदाउट साइलेंसर या रेट्रो साइलेंसर के साथ यहाँ ना आए, ये यात्रा ना करें। और एक तरीके से मोटर यातायात अधिनियम 1988 का उल्लंघन भी है ये। तो इसके लिए इस बार प्रयास किया जाएगा कि इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं कि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो और हल्के हल्के इस मेले को हम सुव्यवस्थित